इरोजन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एटसेट्रा के थ्रू अर्थ के सरफेस से सॉइल और रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े वॉर्न अवे यानी हट जाते हैं। और जब यही इरोडेड हुआ मटेरियल किसी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है तो इसे कहा जाता है डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन एक डेन्यूडेशनल प्रोसेस है। इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस को वियर डाउन मींस उसका डिग्रेडेशन करता है और डिपोजिशन के थ्रू अर्थ के सरफेस का एग्रीडेशन होता है। अभी तक हम वेदरिंग, मास मूवमेंट जैसे डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे थर्ड डेन्यूडेशनल प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इरोजन इन्वॉल्व्स अ एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। एक्विजिशन से हमारा मतलब है जब रॉक और सॉइल के पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन से लूज या डिटैच्ड हो जाएं, और जब यही लूज और डिटैच्ड हुआ मटेरियल डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन में ये दोनों ही प्रोसेसेस शामिल हैं, रॉक डेब्रिस का एक्विजिशन और ट्रांसपोर्टेशन। बट क्वेश्चन ये है कि ये मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एंड वेव्स, जो मटेरियल को एक जगह से रिमूव कर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि इरोजन वेदरिंग से किस तरह डिफरेंट है। तो हम जान चुके हैं कि वेदरिंग एक इन सिटू एंड ऑन सिटू प्रोसेस है, मींस जिसमें किसी स्पेसिफिक जगह पर रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। बट इरोजन में वो टूटे हुए पार्टिकल्स इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, जबकि वेदरिंग में मटेरियल का मूवमेंट नहीं होता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें पहले वेदरिंग के थ्रू मैसिव रॉक्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। देन इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड एटसेट्रा इन फ्रेगमेंट्स को एक जगह से रिमूव कर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पर यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इरोजन होने के लिए रॉक्स में वेदरिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा एब्रेशन बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स आल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन। मींस इरोजन में एक और प्रोसेस होता है एब्रेशन, जिसमें रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं जिससे वो टूट जाती हैं, और ये प्रोसेस भी इरोजन को एड करता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रिवर जो अपने साथ बहुत सा मटेरियल लेकर चलती है, साथ ही वो जहाँ से फ्लो करती है वो उस रीजन को भी इरोड करती है। अब जाहिर सी बात है कि इस इरोडेड मटेरियल में रॉक्स भी शामिल होंगी। अब जब पानी के तेज बहाव से ये रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं, तब इस टकराव की वजह से रॉक्स के बीच फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है और वो टूट जाती हैं, जिससे और ज्यादा इरोजन होता है। और अब ये टूटी हुई रॉक्स भी पानी के साथ फ्लो करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए एब्रेशन भी इरोजन में सहायक होता है। यहाँ हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि वेदरिंग इरोजन को एड करता है। मींस वेदरिंग का प्रोसेस इरोजन में सहायक होता है, बट ये इरोजन के लिए प्री कंडीशन नहीं है। मींस जरूरी नहीं है कि वेदरिंग होगी तो ही इरोजन होगा। वेदरिंग हुए बिना भी इरोजन हो सकता है, क्योंकि वेदरिंग हुए बिना भी ऑलरेडी डेब्रिस या रॉक्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अर्थ के सरफेस पर लाए करते हैं, और इरोजन के थ्रू ये फ्रेगमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं। इन सब में से इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के सरफेस को कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए। अगर हम स्पेसिफिकली इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसे कंट्रोल करती है काइनेटिक एनर्जी। हम लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं कि वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स। मास मूवमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स है ग्रेविटी। इसी तरह इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस मूविंग एनर्जी, जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, वेव्स एटसेट्रा में काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें रिवर फ्लो होते हुए दिखाई देती है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में ये मोशन होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अब इरोजन में भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स के थ्रू मटेरियल का मूवमेंट होता है जिसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए इरोजन का ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक एनर्जी। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। अब हम इतना तो जान ही चुके हैं कि इरोजन में ये सभी एजेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सभी में से विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स ऐसे एजेंट्स हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि इतना तो हम जानते ही हैं कि विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और किसी
भी जगह पर हाई प्रेशर या लो प्रेशर डिपेंड करता है उस जगह का वेदर और क्लाइमेट पर। अब प्रेसिपिटेशन भी पूरी तरह डिपेंड करता है वेदर और क्लाइमेट पर। अब प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो अर्थ के सरफेस पर वाटर ज्यादा फ्लो होगा, और अगर प्रेसिपिटेशन कम होगा तो अर्थ के सरफेस पर वाटर का फ्लो कम होगा। इसके अलावा ग्लेशियर्स भी पूरी तरह किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड होते हैं, और ये तीनों एजेंट्स मैटर के 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि विंड जो रिप्रेजेंट करती है गैसियस स्टेट को, वाटर लिक्विड, और ग्लेशियर सॉलिड को। इरोजन के बाकी 2 एजेंट्स वेव्स एंड ग्राउंड वाटर क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं, जैसे कि वेव्स, इट इज द लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथोस एंड हाइड्रोस्फीयर कोस्टल रीजन दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स। वेव्स मेनली कंट्रोल होती हैं लोकेशन से, क्योंकि ओशन और सी के बीच में भी वेव्स चलती हैं, बट वो इरोजन नहीं करती हैं। वेव्स जो ओरिजिनेट होती हैं कोस्टल रीजन में, वो लैंड को डिग्रेड करती हैं, जिससे कोस्टल एरियाज का इरोजन होता है, जबकि ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड बाय द लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। लिथोलॉजिकल कैरेक्टर से हमारा मतलब है अलग अलग रॉक्स में वेरिंग डिग्री ऑफ परमेबिलिटी और सॉलिबिलिटी होना। मींस कुछ रॉक्स में वाटर इजिली पास हो जाता है, और कुछ रॉक्स ऐसे मिनरल को कंटेन करते हैं जो इसलिए वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन जो काफी ज्यादा परमेबल होता है और वाटर इन रॉक्स में इजिली पास हो जाता है, और इसी वजह से ग्राउंड वाटर में मूवमेंट होता है। और ग्राउंड वाटर के मूव होने की वजह से जो रॉक सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, उनसे बनती है कार्स्ट टोपोग्राफी। ये एक ऐसी टोपोग्राफी है जो सॉल्युबल मटेरियल से बनती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कार्स्ट टोपोग्राफी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर भी इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब तक इरोजन में हमने देखा इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। अब इरोजन को जानने के बाद आते हैं डिपोजिशन पर। डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, मींस डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इरोजन। हमने इरोजन में अभी तक जाना कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, और इरोजन में इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जब इरोजनल एजेंट जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड या वेव्स की वेलोसिटी यानी स्पीड लूज होने लगती है, तब जो मटेरियल ये एजेंट्स कैरी करते हैं उसे सेटल यानी डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है डिपोजिशन। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि डिपोजिशन में किसी भी एजेंट का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जब इन एजेंट्स की वेलोसिटी खत्म होने लगती है तब खुद ब खुद डिपोजिशन होने लगता है। इस प्रोसेस में कोर्सर मटेरियल मींस बड़े बड़े रॉक्स पहले डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, और बाद में डिपॉजिट होता है फाइनर मटेरियल लाइक डेब्रिस एंड सॉइल। इस प्रोसेस में अर्थ के सरफेस पर बने डिप्रेशंस फिल हो जाते हैं, जिसे एग्रेडेशन कहा जाता है। वही सेम एजेंट्स जो इरोजन का काम कर अर्थ के सरफेस पर डिग्रेडेशन करते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, यही एजेंट्स एग्रेडेशन और डिपोजिशन एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। पर ऐसा कैसे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि डिपोजिशन में एजेंट्स का कोई काम नहीं होता है, और फिर ये कहा कि यही एजेंट्स एग्रेडेशन का काम भी करते हैं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि डिपोजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें इन इरोजनल एजेंट्स की वेलोसिटी कम हो जाने पर खुद ब खुद मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है। बट अगर हम स्पेसिफिकली एजेंट्स की बात करें तो ये इरोजन और एग्रेडेशन दोनों का काम करते हैं। इरोजन एंड डिपोजिशन अर्थ के सरफेस को किस तरह चेंज करते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। फाइनली हम तीनों डेन्यूडेशनल प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन्हीं से जुड़ा आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा कि मास मूवमेंट और इरोजन दोनों में मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, फिर हम इन्हें एक जैसा ट्रीट क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि इनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मास मूवमेंट होने का प्राइमरी कॉज है ग्रेविटी, जबकि इरोजन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत से एजेंट, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, वेव्स एटसेट्रा। यहाँ हम कह सकते हैं कि इरोजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट। मास मूवमेंट में लार्ज अमाउंट में मटेरियल हील से नीचे की तरफ खिसक जाता है, और मटेरियल का ये मूवमेंट ग्रेजुअल और रैपिड दोनों हो सकता है, जबकि इरोजन एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। अब आता है एक और क्वेश्चन, कैन देयर बी अप्रिशिएबल इरोजन विदाउट रॉक्स अंडरगोइंग वेदरिंग? मींस क्या रॉक्स की वेदरिंग हुए बिना इरोजन हो सकता है? तो आंसर है हाँ, और इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि इरोजन होने के लिए वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं है। रॉक्स में वेदरिंग हुए बिना भी उनका इरोजन हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इरोजन।
एंड डिपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।